हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो हमारी टॉपिक है दोस्तों, ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, जो लोग भी दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वीडियो नहीं देखे हैं, मैं चाहूँगा कि पहले आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वीडियो देखिए। ठीक है, ताकि आपका जो बेस है वो अच्छे से बन सके। और एक बार बेस बनता है ना दोस्तों, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी और बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, सब मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सब कुछ ट्रिक नहीं होता है, कुछ चीज़ें हमें डीप स्टडी करनी चाहिए और कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों, बिल्कुल टफ नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नाम अजीब इतना कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से बहुत बड़ी चीज़ें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आज आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें याद होने वाली हैं। क्या है टेक्टोनिक थ्योरी? ये टेक्टोनिक इतनी कठिन चीज़ें नहीं कि आपके दिमाग में नहीं है। ठीक है, आप सबसे सुपर हैं, आप खाली मेरे साथ बने रहिए और देखिए। जो चैप्टर हमारा, मैंने बताया आपको कि आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। इस सिद्धांत से 3 लोग संबंधित हैं दोस्तों, हैरी हेस, विल्सन और मॉर्गन। हैरी हेस, विल्सन और मॉर्गन। हैरी हेस और मॉर्गन को, 2 लोगों को हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे क्यों देखेंगे दोस्तों? क्योंकि आगे इनके और सिद्धांत आए हैं, तो आगे देखेंगे। अभी जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है विल्सन साहब। कौन है? विल्सन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। ठीक है, तो 3 शब्दों से मिलकर बना है प्लेट, टेक्टोनिक और थ्योरी। तो थ्योरी मतलब तो सिद्धांत हो गया दोस्तों। अब प्लेट मतलब वही, कौन सा प्लेट? वही जिसमें खाना खाते हैं। जी हाँ, वही प्लेट है। ठीक है, और टेक्टोनिक माने होता है उनकी विवर्तनिकी, यानी उनका स्थान एक जगह से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वेगनर कौन था। ये एक जलवायु वैज्ञानिक रहते हैं। ठीक है, और जलवायु के आधार पर इन्हें खोज करना चाहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया था कि जब सारे स्थलखंड एक थे तो उसे हम पैंजिया बोलते थे, और ऐसा कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। ठीक है, तो जो लोग देखेंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन विल्सन साहब ने कहा कि नहीं वेगनर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्थलखंड, कोई एंजिया पैंजिया कुछ नहीं है, सब कुछ एक प्लेट है। सब कुछ क्या है? एक प्लेट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमारा चैप्टर किस पे टिका हुआ है? हमारा चैप्टर पूरा इस प्लेट पे टिका हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ जो है वो प्लेट है। अब प्लेट चाहे बड़ा होगा या प्लेट छोटा होगा। ठीक है, 2 ही काम हो सकता है। विल्सन साहब सुनिए ध्यान से। ठीक है, कोई एंजिया पेंजिया नहीं था। ठीक है, क्या था? सिर्फ प्लेटें थी, बड़ी प्लेटें थीं और छोटी प्लेटें थीं। तो कुल मिला जुला के 8 बड़ी प्लेटें थीं और 23 से ज़्यादा छोटी प्लेटें हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा नासा कहती है। ठीक है, ऐसा नासा कहती है, अमेरिका की एजेंसी है। ठीक है, तो ऐसा नासा कहती है। हमारे देश की इसरो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 8 बड़ी प्लेटें और 23 से ज़्यादा छोटी प्लेटें। आइए बात करते हैं उन प्लेटों के बारे में कि क्या है ये प्लेट, बार बार प्लेट जो हो रहा है। तो विल्सन साहब के अनुसार प्लेटें क्या होती हैं, हमको अपने अनुसार तो देखना नहीं। देखिए, जब किसी व्यक्ति का सिद्धांत होता है ना, तो हमें उसके अनुरूप, उसकी बातों में ढल के उसके सिद्धांत को समझना होता है। हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वो जो कहना चाहता है हम उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो सिद्धांत दे रहा है, तो सिद्धांत हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसकी बातों को समझें। तो विल्सन साहब के दिमाग में क्या चीज़ है? विल्सन साहब कह रहे हैं कि जो ठोस स्थलखंड है ना, वो जितने भागों में बटा हुआ, विभाजित हुआ है, जितने टुकड़े हैं उसके, वही क्या कहलाते हैं? प्लेट है। यानी जो ठोस है वही क्या है? प्लेट है। जैसे भारत भी एक प्लेट है। भारत एक ठोस पे स्थित है कि नहीं? प्लेट है। मेडागास्कर एक प्लेट है, श्रीलंका एक प्लेट है, अंडमान निकोबार ये सब छोटी छोटी प्लेटें हैं, मालदीव वगैरह लक्षद्वीप छोटी छोटी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेटों में अफ्रीका प्लेट हो गया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी प्लेट हो गए। तो ये प्लेट हैं। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? विल्सन साहब कह रहे हैं। तो प्लेटें बड़ी या छोटी हो सकती हैं। ठीक है, समझ गए। नासा के अनुसार, नासा क्या कहता है? किस प्लेटों को बड़ा कहता है, किसको छोटा कहता है? तो 8 बड़ी प्लेटों में देखिए कि अमेरिकन की प्लेटें, अफ्रीकन की प्लेटें, अंटार्कटिकन प्लेटें, यूरेशियन प्लेटें, इंडियन प्लेटें और ऑस्ट्रेलियन प्लेटें, ये बड़ी प्लेटों में आती हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ी प्लेटों में। और छोटी प्लेटों की बात करें तो जैसे मेडागास्कर हो गया। ठीक है, ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये मेडागास्कर हो गया। मूवी देखा हम लोगों को, मेडागास्कर। ठीक है ना, बहुत अच्छी मूवी है एनिमेशन में। मेडागास्कर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कैरेबियन द्वीप समूह हो गए, अरेबियन द्वीप हो गए, जापान हो गया। ये सब क्या है? देखिए, जापान भी छोटी प्लेट का उदाहरण। ठीक है ना, ये सब छोटी छोटी। इसके अलावा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सब भी क्या छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, तो प्लेटें बड़ी या छोटी हो सकती हैं। ऐसा कौन कह रहा है? विल्सन साहब कह रहे हैं। आइए देखते हैं। अब चैप्टर हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो विल्सन साहब ने कहा कि देखिए, जो प्लेटें होती हैं ना, उसमें गति होती है। क्या होती है दोस्तों?
हम पढ़ रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और टेक्टोनिक का मतलब ही होता है प्लेटों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। तो ये जो प्लेटें हैं, प्लेटों में गति होती है। हम क्यों माने कि प्लेटों में गति होती है, और यदि मान भी जाएं तो फिर ये हमें नहीं समझ में आता कि कैसी गति, ये रटिए मत, कुछ मत रटिए आप, ठीक है। कैसी गति होती है ये कैसे मान जाएं। तो देखिए जो प्लेटें होती हैं ना, विल्सन साहब का कहना था कि जो प्लेटें होती हैं यहाँ 3 टाइप की गति होती है, 3 प्रकार की गति होती है। पहला अभिसारी गति, दूसरा अपसारी गति, तीसरा समानांतर गति। दोस्तों आप बिल्कुल हैरान मत हुई, आपको ऐसा याद हो जाएगा ना, पूरा लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे आप यार, मैं बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस है पढ़ाने का, और आपको भी कॉन्फिडेंस है पढ़ने का, ठीक है। और जब पढ़ने पढ़ाने वाले जो चाह जाएँ तो सब कुछ हो सकता है। अभिसारी गति, अपसारी गति और समानांतर गति, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ अभिसारी गति को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि कम से कम 2 प्लेटों की आवश्यकता होती है, 2 प्लेटों की आवश्यकता होती है। इधर देखिए, ये यहाँ पे मैंने फिगर बनाई, ये एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है। अभिसारी मतलब होता है, देखो यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड हमें मिल रहा है, अभी मतलब अभिनंदन करना, अभी मतलब अभिनंदन करना। अभिनंदन कैसे आप किसी का करते हो? अभिनंदन करते हो जब 2 लोग आपने सामने आते हैं, एक दूसरे के आसपास आते हैं, तभी तो अभिनंदन होगा, ठीक है। तो अभिसारी गति में क्या होती है, अभिसारी गति में ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक है। तो अभिसारी गति में यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं। समझ में आ गया दोस्तों, अभिनंदन करना, अभिसारी गति। तो अब देखिए, लेकिन प्लेटें एक बराबर तो होंगी नहीं, 2 प्लेटें क्या, अच्छा भारत की प्लेट मेडागास्कर बराबर हो जाएगी, बटखरा थोड़े है कि बराबर हो जाएगी। तो प्लेटें क्या होंगी, प्लेटें भारी या हल्की होंगी। देखिए बड़ी छोटी तो होंगी अपनी जगह है, इसके अलावा भारी और हल्की प्लेटें भी तो होंगी। कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी हल्की प्लेट है, ठीक है। जैसे ये है कलम और ये है कलम, तो भारी और हल्की तो होंगी ना, ठीक है। तो भारी और हल्की प्लेटें होंगी। तो एक बात आप हमें बता दो, जो प्लेट भारी होगी वो नीचे जाएगी या जो हल्की होगी वो नीचे जाएगी? रटिए मत कुछ, आप समझते चलिए। तो जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ दब जाएगी क्योंकि वजन ज़्यादा है ना, और जो हल्की वाली होगी वो लड़ के क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। समझिए बात को, ठीक है। भारी वाली प्लेट जैसे ही नीचे जाएगी ये ज़मीन में अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो वहाँ क्या है, पृथ्वी का गर्भ जो है गर्म है, ठीक है, और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो क्या टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये प्लेटें मतलब क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगी, क्षति हो जाएगी प्लेटों की। जी हाँ, यानी प्लेटों का विनाश हो जाएगा, यानी प्लेटें पिघल जाएंगी, ठीक है। कुछ भी याद मत करिए, समझते चलिए खाली बातों को। अभिसारी गति में कम से कम 2 प्लेटें होती हैं, कम से कम 2 प्लेटें होती हैं। प्लेटें भारी या हल्की हो सकती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो भारी प्लेटें नीचे हो जाती हैं, हल्की प्लेटें ऊपर की तरफ चली जाती हैं। नीचे वाली प्लेट पृथ्वी के गर्भ में जाने के कारण, पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण प्लेटें वहाँ पिघल जाती हैं और प्लेटों का विनाश हो जाता है। यानी जब जब अभिसारी गति होगी प्लेटों के बीच में, तब तब प्लेटों का विनाश होगा, ठीक है। ये वाला टॉपिक था अंतर का, प्लेटों का अंतर, ठीक है। ये से पास आ रहे हैं, ये अंतर है। फिर ये चौथे नंबर पर क्या होगा दोस्तों, जब ये पिघल जाएगा नीचे का हैं, तो पिघलने के बाद इसी को हम क्या बोलते हैं, यही मैग्मा हो जाता है। यही क्या हो जाता है, यही क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। और ये मैग्मा पिघलने के बाद बाहर निकलना चाहेगा, और बाहर निकलना चाहेगा तो एक तो इसको सपोर्ट मिल जाएगा कि ऊपर की प्लेट हल्की है तो तोड़ सकता है। यदि नहीं तोड़ पाया तब तो झटका देगा, और झटका देगा तो क्या आएगा, भूकंप आएगा। और यदि तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ज्वालामुखी हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी क्या होता है, देखिए ध्यान से आप, तो यहाँ पे बनेगा ज्वालामुखी शंकु। शंकु कुछ नहीं दोस्तों, शंकु माने इस तरह का आकार बनता है, यही शंकु है, ये शंकु हो गया, ठीक है। तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होगा कि नहीं निर्माण, ठीक है। क्यों हो रहा है, प्लेटों के पिघलने का। क्यों प्लेटें पिघल रही हैं, क्योंकि भारी वाली प्लेट नीचे चली गई है, ठीक है। आइए कुछ चीज़ें देखते हैं। अभिसारी गति होने की वजह से हमारे स्थल खंड पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अभिसारी गति होने के कारण हमारे स्थल खंड पे वलित पर्वत का निर्माण हुआ। वलित माने क्या हुआ, वलित को बोलते हैं दोस्तों फोल्ड। वलित माने क्या होता है दोस्तों, फोल्ड। तो फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत को क्या बोल देते हैं हम, फोल्डेड माउंटेन बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। वलित पर्वत, देखिए 2 चीज़ें एक पास आ रही है ना, एक नीचे जा रही है, दूसरी ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आकार बना, देखिए पर्वत जैसा नहीं दिख रहा आपको, देखिए ये पर्वत जैसा है कि नहीं, ये वाला पार्ट, ठीक है, पर्वत जैसा है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये मैं से हिंट कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये कुछ पर्वत जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यही होता है फोल्डेड माउंटेन। यानी जब प्लेटों के बीच में अभिसारी गति होती है तो वलित पर्वत का निर्माण होगा। क्या प्लेटों का विनाश होगा, और बहुत अच्छी तरह पढ़ ली है, नीचे जाएगा प्लेटों का विनाश होगा। क्या ज्वालामुखी क्रिया बनेगी, जी हाँ, ज्वालामुखी भी आएगा।
क्या अगर ज्वालामुखी नहीं हो पाया तो क्या भूकंप आएगा? जी हाँ, अगर ज्वालामुखी प्लेटें हल्की का मीन्स ये है कि मान लीजिए अगर तोड़ने की कैपेसिटी होगी उसकी मैग्मा की तो तोड़ देगा, नहीं तोड़ने की कैपेसिटी होगी तो सिर्फ भूकंप आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान क्या होगा? अगर भूकंप आएगा दोस्तों तो कुछ पदार्थ बाहर निकलेंगे पृथ्वी से। ठीक है, जैसे कुछ खनिज पदार्थ बाहर आएंगे, पृथ्वी के अंदर का जो खनिज पदार्थ वो बाहर आएगा ज्वालामुखी के द्वारा, राख बाहर आएंगे, कंकड़ पत्थर बाहर आएंगे, गैस बाहर आएंगे, लावा बाहर आएगी और जलवाष्प। देखिए दोस्तों, लावा और मैग्मा में अंतर क्या होता है मैं जब भी किसी को पढ़ाता हूँ तो लावा मैग्मा पे 2 मिनट रुकना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है। देखिए जब पृथ्वी के अंदर रहते हैं ना पदार्थ तो वो मैग्मा कहलाते हैं, और जैसे बाहर निकलते तो ये ग से गैस होता है। ये जो ग है ना वो गैस है, तो ये गैस क्या हो जाता है वातावरण में उड़ जाता है। ठीक है, इसके उड़ने के बाद क्या बचता है? लावा। यानी जब तक पृथ्वी के गर्भ में कोई चीज़ है तब तक मैग्मा, लावा अंदर नहीं होता पृथ्वी के। जब तक गर्भ के अंदर है तब तक मैग्मा, जब लावा तब होता है जब वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैसें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? हवा में विलीन हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। तो गैसें उड़ जाती हैं तो बच क्या जाता है? लावा। ठीक है दोस्तों, आइए तो और चीज़ें समझते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि नहीं अभिसारी गति क्या होती है। भूलेंगे कभी? अभिसारी माने अभिनंदन करना। तो अच्छा देखिए, आइए इस ज्वालामुखी को थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा। ज्वालामुखी का एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें खाली ज्वालामुखी पढ़ेंगे, भूकंप का एक अलग वीडियो होगा। ठीक है, पर्वत का एक अलग वीडियो होगा, नदी का अलग होगा, तो डिटेल में लेकिन पढ़ेंगे। ठीक है, वो ट्रिक विक वाला काम मुझे पसंद नहीं होता दोस्तों। ट्रिक भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, शॉर्टकट में चीज़ें याद कराने की कोशिश करूँगा कि सारी नदियाँ एक ट्रिप में हो जाएं, वो मैं बताऊँगा, लेकिन कब? एक बार डिटेल में पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए मेरा वीडियो। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब देते रहिए। ठीक है, दिल से दुआ भी दीजिए कि वीडियो खूब चले। ठीक है, मेन चीज़ है आप लोग सीखें। ठीक है, वीडियो चले ना चले उससे मुझे नहीं लेना देना है, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ज्वालामुखी बन रहा है ना, देखिए ये शंकु को कुछ वर्ड नहीं है। शंकु मैंने बताया ना कि ये शंकु के आकार का बन जाता है, इसलिए शंकु बोलते हैं। तो एक शंकु बनता है सिंडर शंकु। दोस्तों सिंडर मीन्स होता है राख। सिंडर मीन्स होता है क्या? राख। सिंडर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राख। तो यहाँ पे राख का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस शंकु का नाम ही रख दिया गया है सिंडर शंकु। मतलब कि जैसे मान लीजिए 2 प्लेटें आ रही हैं एक दूसरे के पास, जैसे एक प्लेट इधर आ रही है और एक प्लेट इधर आ रही हो। ठीक है, तो जैसे ही दोनों में टकराहट, मतलब एक नीचे जाएगी भारी वाली, हल्की वाली ऊपर आएगी। आज जब मैग्मा बनेगा, जब बाहर आना चाहेगा तो मैग्मा लावा जो निकल रहा है उस लावा के थ्रू यदि खाली राख निकल रही बाहर, क्या निकल रही है? राख बाहर निकल रही है, तो उस राख से जो शंकु बनेगा, जो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा, वो सिंडर शंकु कहलाएगा, यानी राख का पर्वत। तो हवाई द्वीप का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, हवाई द्वीप का नाम सुना होगा। हवाई द्वीप क्या है? सिंडर शंकु का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं और कुछ। देखिए अगला शंकु बनता है मिश्रित शंकु। पृथ्वी के अंदर से जब कई पदार्थ परत दर परत, वर्ड याद रखिए आप, परत दर परत जमा होने के कारण बने तो मिश्रित शंकु कहलाते हैं। जैसे क्या? पृथ्वी के अंदर से थोड़ा सा राख निकल गया, एक परत राख का हो गया, फेंका, ऐसे राख हो गया साइड में। फिर क्या हो गया? थोड़ा सा और निकला, खनिज हो गया। थोड़ा सा और कंकड़ पत्थर निकल गया, थोड़ा सा और लावा निकल गया। ठीक है, मैग्मा तो हवा में उड़ जाएगा, जलवाष्प वातावरण में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो शंकु बनेगा, क्या ये बड़ा शंकु बनेगा? अच्छा आप ही बताओ, क्या इसकी ऊंचाई इसकी बराबर होगी? यहाँ खाली राख निकला तो राख कितना निकाल देगा? राख कम ही होगा ना। जितना भी होगा, यहाँ राख भी निकल रहा है, खनिज भी निकल रहा है, कंकड़ पत्थर भी निकल रहा है, लावा भी निकल रहा है, तो ये वाला बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा? जायज़ बात है, ये वाला बड़ा होगा। तो सबसे बड़े प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? मिश्रित शंकु को। आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा होता है, तो कौन सा ज्वालामुखी होता है दोस्तों? मिश्रित शंकु वाला, जहाँ से सब निकलता है। ठीक है, तो मिश्रित शंकु हो गया। तो उदाहरण इसका देख लेते हैं दोस्तों। स्ट्राम्बोली नाम देखा है आपने, नाम सुना होगा। माउंट एटना नाम सुना होगा। तो स्ट्राम्बोली, माउंट एटना, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों मिश्रित शंकु के उदाहरण है, बड़े हैं आकार में। ठीक है, एक तीसरे तरह का बनता है शंकु, जिसको बोलते हैं पारिपोषित शंकु। यहाँ क्या होता है दोस्तों, इस तरह से शंकु कोई बना हुआ मान लीजिए, और इसके मैग्मा की जो पाइप होती है बीच में, जहाँ से मैग्मा निकलता है बाहर, ये मैग्मा की पाइप फट जाती है कहीं पर अगर, तो मेनली होता है दोस्तों ये पाइप के फटने के कारण बनता है। पाइप के
ठीक है दोस्तों, ये पाइप के फटने के कारण बनता है, ठीक है। और जैसे पाइप फटेगा तो बगल से एक शंकु जैसा इधर बन जाएगा साइड में। तो कहा जाता है कि पारिपोषित है। पारिपोषित, पारी माने दूसरे के ऊपर, पोषित माने पोसा जाने वाला, यानी ये वाला जो है ना, ये किसी दूसरे शंकु के ऊपर इसका पालन पोषण हो रहा है कि नहीं, इसका अपना आधार तो है नहीं, ये किसके ऊपर बना हुआ है, एक दूसरे शंकु को, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, पारिपोषित शंकु। तो देखिए दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका का एक नक्शा बनाया मैं, ठीक है। और यहाँ पे राकी पर्वत है, तो राकी पर्वत के जगह में बगल में एक जगह है दोस्तों शास्ता। तो शास्ता मतलब वो है, शास्ता का पारिपोषित शंकु शास्तिना है। नाम क्या है दोस्तों, शास्तिना, और जगह का नाम क्या है, शास्ता, ठीक है ना। तो आप एक ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ चीज़ें और देखते हैं हम कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा होता है वो जब सतह पर ठंडा होता है, ठीक है, तो उसी से किसका निर्माण होता है, शंकु का निर्माण होता है। शंकु तुरंत तो बन नहीं जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा बाहर आया तो तुरंत, लावा तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो वो तुरंत तो बन नहीं जाएगा। जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा तब इस तरह के शंकु का निर्माण होता है। जब शंकु का निर्माण केवल राख के जमा होने के कारण होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंडर शंकु बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और जब मैग्मा पाइप फटने के कारण होता है तो क्या होता है, पारिपोषित शंकु, क्योंकि उनका पालन पोषण किसी दूसरे शंकु के ऊपर होगा। और जब ढेर सारे पदार्थ पृथ्वी के अंदर से निकले, जैसे लावा, राख, कंकड़, पत्थर, ठीक है, जलवाष्प, मैग्मा, ठीक है, खनिज वगैरह सब के सब बाहर निकलते हैं, तो उनके जमा होने क्या बनता है दोस्तों, मिश्रित शंकु बनता है, ठीक है। और यह सबसे बड़े शंकु, अच्छा सबसे छोटा शंकु कौन सा होगा, तो देखिए जो पारिपोषित होता है ना वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि उसका क्षरण भी हो जाता है, वो एक दूसरे के ऊपर बने होते हैं, ठीक है, तो ये आकार में देखा जाता है तो सबसे छोटा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पाइप फटने की संभावना नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी परत है तो पाइप फटना मुश्किल है। इस टाइप वाले में पाइप फटता है, ठीक है, और यहीं से फिर पारिपोषित भी बन जाता है। तो सबसे छोटा जो बनता है वो पारिपोषित शंकु है, ठीक है। आइए कुछ और बातें करते हैं। देखिए तो अभिसारी गति के कारण क्या क्या होता है दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। पहला चीज़ हमने पढ़ा अभिसारी गति के कारण कि वलित पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि प्लेटों का विनाश भी होता है, यानी निर्माण भी होता है पर्वतों का, प्लेटों का विनाश भी होता है, ज्वालामुखी भी आती है और भूकंप भी आते हैं। ये 4 चीज़ें थी, ठीक है। आइए आगे ध्यान देते हैं प्लेटों की अपसारी गति को लेकर के, ठीक है, कि प्लेटों की अपसारी गति क्या होती है, ठीक है। तो अपसारी गति में तो क्या होता है दोस्तों, वो ठीक अभिसारी का अपोजिट होता है, ठीक है, अपसारी, ठीक है, तो ये अपोजिट में है, ठीक है। तो अपसारी गति यानी 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो दूर जाने के स्वरूप क्या होगा, मान लीजिए अपने आप दूर चली गई तो बीच में गैप बनेगा। तो देखिए अभी इसको आप मत समझिए, इतना छोड़िए, मैं नीचे समझाता हूँ आपको ग्राफ बना के, ठीक है। ये देखिए ग्राफ बने हुए, मान लीजिए इस तरह से 2 प्लेटें आपस में टच हैं, ये ए प्लेट है, बी प्लेट है, ठीक है, और दोनों के मध्य कौन सी गति लगनी शुरू हो गई, अपसारी गति आनी शुरू हो गई। तो जैसे अपसारी गति होगी तो दोस्तों ये प्लेट इधर खसक जाएगी, ये इधर खसक जाएगी, तो पृथ्वी का मैग्मा अपने आप बाहर हो जाएगा। तो अपने आप बाहर हो जाएगा तो बहुत ऊंचाई तक तो जाएगा नहीं, जैसे हल्का सा खसकेंगी तुरंत यहाँ मैग्मा घुस जाएगा, थोड़ा सा और खसकेंगी थोड़ा सा और घुस जाएगा। तो ये देखिए यहाँ जम गया मैग्मा, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरी कंडीशन बनी दोस्तों, ठीक है। तीसरी कंडीशन बनी, थोड़ा सा कुछ दिन बाद और फिर से जमा, ठीक है, तो ये जम गया। फिर कुछ दिन बाद थोड़ा सा फिर से जमा, तो ऐसे करते करते देखिए गुंबद के आकार की संरचना बन रही है। ये कैसा आकार बन रहा है, गुंबद। तो इसी को दोस्तों हम लोग नाम देते हैं ज्वालामुखी गुंबद का, या ज्वालामुखी पठार का नाम देते हैं। हमारे भारत में दोस्तों मालवा का पठार आपने सुना होगा, दक्कन का पठार सुना होगा, ये ज्वालामुखी गुंबद के ही उदाहरण है। यह प्लेटों की अपसारी गति होने के कारण बने हुए हैं, ठीक है, मालवा का पठार, ठीक है ना। मालवा की गंगा दोस्तों किसे कहते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। छोड़ो आप बताओगे क्या, मैं ही बताया तो मेरे पेट में पसता नहीं दोस्तों, मैं कुछ पूछता हूँ ना तो फिर मुझे पता नहीं क्यों होता है कि यार बता दो, परेशान होगा बच्चा। मालवा की गंगा बोलते हैं क्षिप्रा नदी को, ठीक है, क्षिप्रा, ठीक है ना, मालवा की गंगा क्षिप्रा। माछी याद कर लो, माछी मक्खी होती है ना, माछी, तो मालवा गंगा क्षिप्रा को बोलते हैं। क्षिप्रा नदी किनारे पर एक मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में, ठीक है, पता होगा आपको, ठीक है, जो कि शंकर जी के एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे, ठीक है, वही है। तो ये क्या बन गया, ज्वालामुखी गुंबद या ज्वालामुखी पठार। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब देखिए इससे हो क्या रहा है, मैं कहूँ कि इसमें क्या क्या बन रहा है। तो देखिए अपसारी गति होगा तो क्या नई प्लेटों का, यही तो प्लेट है दोस्तों, ये भी तो एक प्लेट ही बन रहा है, तो क्या नई प्लेटों का निर्माण होगा, जी हाँ, नई प्लेटों का निर्माण होगा, ठीक है। क्या ज्वालामुखी क्रिया होगी, बड़ी ज्वालामुखी नहीं, शांत टाइप की ज्वालामुखी क्रिया होगी। ज्वालामुखी होगी भी तो कैसी ज्वालामुखी होगी दोस्तों, शांत प्रकार की ज्वालामुखी, बहुत विस्फोटक नहीं हुआ, क्योंकि प्लेटें ज़बरदस्ती नहीं टूटी हैं, प्लेटें धीरे धीरे अपने आप एक दूसरे से दूर गई हैं। भूकंप भी आएगा और हल्के मात्रा में भूकंप आएगा, ठीक है। ज्वालामुखी गुंबद, ज्वालामुखी पठार बनेंगे,
ठीक है। यदि इसी अच्छा देखिए, एक चीज़ें मैं भूल गया था बताना, यहाँ बता देता हूँ आपको। अभिसारी गति अगर समुद्र के अंदर आए तो क्या होगा, यानी समुद्री जो प्लेटें हैं उसमें अगर चेंजेज हों, यानी प्लेटें दूर जाने लगे तो क्या हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ होगा, यहाँ भी यही होगा, विस्फोट होगा। और जो यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होगा ना, इसके वजह से ज्वालामुखी फूटेगा तो उसका जो कण है जब यहाँ तक आ जाएगा, सरफेस तक आ जाएगा, तो जो हिस्सा दिखने लगता है यही कटक बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम ज्वालामुखी कटक बोलते हैं। और जो अगर गर्त में चला गया तो ज्वालामुखी गर्त हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यही क्या है, इसी को ज्वालामुखी कटक बोलते हैं। कटक जो दिखता रहता है। और यदि ये प्लेन दिखेगा, मान लीजिए यहाँ से प्लेन ऐसे कुछ टाइप का दिखने लगा, ठीक है, ऐसा प्लेन टाइप का, तो ये ज्वालामुखी पठार हो जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी पठार कहाँ पे, अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, या ज्वालामुखी द्वीप इसे कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। तो आप जानिए, जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जो जापान है, जापान में एक क्यूबा द्वीप है, ठीक है, पास में, तो ये सब के सब किसके, ये ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण हैं। ठीक है, या महासागरीय द्वीप के उदाहरण हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने देख लिया अपसारी गति क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्लेटों की समानांतर गति की। ठीक है, तो समानांतर जैसा नाम से ही लग रहा है कि एक दूसरे के समानांतर है, या तो प्लेटें एक दिशा में जाएंगी या तो प्लेटें विपरीत दिशा में आएंगी। ठीक है, या तो एक दिशा में जाएगी या तो, लेकिन घर्षण करेंगी बीच में। तो ये जो रगड़ने के यहाँ भी रगड़ होगी, यहाँ भी रगड़ होगी। तो बहुत इतनी बड़ी प्लेटें, जब दो प्लेटें आपस में रगड़ करेंगी तो विशाल मात्रा में ऊर्जा जनरेट होगी। बहुत विशाल मात्रा में वहाँ से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। और उसके फलस्वरूप बहुत भयंकर भयंकर भूकंप आएंगे, बहुत बड़े बड़े भूकंप आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या होता है। पहली बात तो दोनों प्लेटें एक दूसरे की संरक्षी होती हैं, एक दूसरे का संरक्षण करती हैं। मतलब प्लेटों का विनाश और प्लेटों का बनना नहीं संभव होता है, तो इसलिए इनका नाम रखा गया दोस्तों प्लेटों का संरक्षण। भूकंपी घटनाएं होंगी और दिन भर में 10-20 बार भूकंप आएगा, जैसे जापान में आता है। ठीक है, तो भूकंपी घटनाओं की बारंबारता ज़्यादा होगी। ठीक है, ज्वालामुखी घटनाएँ होंगी क्या, नहीं, ज्वालामुखी से तो कोई मतलब ही नहीं है, ज्वालामुखी से कोई मतलब नहीं है, ज्वालामुखी अनुपस्थित रहेगा। पर्वत निर्माण होगा क्या, नहीं, पर्वत कहाँ निर्माण होंगे, जब बल लग ही नहीं रहा दोनों साइड में तो पर्वत कैसे बन जाएंगे। तो यानी ये दोनों अनुपस्थित रहेंगे, ये वाले, ठीक है, ज्वालामुखी और पर्वत वाले, ये दोनों उपस्थित रहेंगे। बाकी भूकंप की घटनाएं होंगी। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। आइए एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लेटों की गति के कारण क्या थे। अभी तो हमने ये सीखा दोस्तों कि प्लेटें गति करेंगी। किसने कहा था दोस्तों, विल्सन ने कहा था। विल्सन साहब ने कहा कि प्लेटें जो होती हैं वो क्या करेंगी, गति करेंगी। और 3 टाइप की गति करेंगी, अभिसारी गति, अपसारी गति और समानांतर गति। चलिए हमने मान लिया कि प्लेटें गति करेंगी। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप छोड़ो, ठीक है, कि प्लेटें क्यों गति करेंगी, प्लेटें क्यों गति करेंगी, आप ही हमको बता दो। प्लेटों में ऐसा क्या लगा हुआ है कि कोई भाई बल तो लग नहीं रहा है कि अपने आप गति करें, तो कुछ तो रीज़न होगा। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा रीज़न है। ठीक है, कि प्लेटें गति क्यों करती हैं। ठीक है, आइए कुछ चीज़ें आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, क्या आप मानते हैं कि पृथ्वी का गर्भ जो है वो गर्म है। क्या आप जानते हैं ये क्यों गर्म है। ये गर्म है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे मत समझो आप, ठीक है। यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। इसके ऊपर जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मात्रा में। भारत को ही ले लो, किसी ज़माने में 10 करोड़ लोग रहते थे, आज 121 करोड़, इस टाइम तो 128-129 करोड़ लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ दबाव बढ़ रहा है। अगर कहीं पे दबाव बढ़ेगा तो वहाँ पे बताइए, वहाँ पे रहने वाले जो अणु हैं क्या वो आपस में टक्कर मारेंगे। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। मान लीजिए आपके कमरे में 2 लोग रहते हो। कितने लोग रहते हो, 2 लोग। अगर उसी कमरे में मैं 7 लोगों को रख दूं, ठीक है, तो बार बार टक्कर बढ़ेगा। अगर मैं इसी कमरे में 11 लोगों को रख दूं तो और टक्कर बढ़ेगा। इसी कमरे में 20 लोगों को भर दूं तो आप क्या करोगे, आप बाहर निकलते समय भी एक दूसरे से टकरा जाओगे। तो टक्कर होगा, टक्कर जितना ज़्यादा होगा, देखिए दबाव बढ़ रहा है ना, दबाव बढ़ेगा तो टक्कर होगा, टक्कर ज़्यादा होगा तो घर्षण ज़्यादा होगा। ठीक है ना, एक दूसरे से घर्षण करेंगे और घर्षण की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा। आप ही बताओ, एक कमरे में 20 लोगों को रख दूंगा तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं ज़्यादा। तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर का मतलब है दोस्तों हीट ज़्यादा हो गया, यानी वहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा हो गई। अब देखिए कहानी क्या होती है, यानी पृथ्वी के कोर से जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है, एक तो पृथ्वी का कोर वैसे भी गर्म, ऊपर से हम और उसको हीट कर दिए, ठीक है ना। तो उसके कोर से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है ऊर्जा। तो होता क्या दोस्तों कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है ना, वहाँ पे रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं।
ठीक है ना। और अच्छा, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है भी देख रही है। देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थों का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, कैडमियम है। तो होता क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, क्या आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होगा, अगर पृथ्वी की ऊष्मा इतनी ज़्यादा हो रही तो ये तो ब्लास्ट कर जाएगी पूरी पृथ्वी पल भर में फट जाएगी दबाव के कारण। अगर इस तरह से होता रहा तो हीट बढ़ता रहा तो, यानी कोई न कोई ऐसा पदार्थ है वहाँ पे जो हीट को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, जो ऊष्मा को रेडिएट कर रहा है। क्या दोस्तों, रेडिएट मतलब करना मतलब होता है ऊष्मा का संचरण कर रहा है, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रयास कर रहा है कि पृथ्वी के कोर में ऊष्मा अत्यधिक न हो पाए, यानी वो क्या कर रहा है, ऊष्मा को रेडिएट कर रहा है। अच्छा बताओ, जो पदार्थ ऊष्मा को रेडिएट करेगा वो एक्टिव पदार्थ होगा या डीएक्टिव होगा, सक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा? सक्रिय पदार्थ होगा ना। तो इसी से तो बन गया रेडियो एक्टिव पदार्थ। यही क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, यानी जो ऊष्मा को रेडिएट करता हो, जो रेडिएट करता हो वही क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, तो कौन रेडिएट करता है, यूरेनियम, थोरियम, कैडमियम। आदमी क्या कर रहा है, आदमी खनन शुरू कर दिया शौक के, ठीक है। यूरेनियम का क्या काम आ पड़ा है उसे, यूरेनियम का, थोरियम का थोड़ा सा कम। अब वो बताइए, पृथ्वी के गर्भ से यूरेनियम, थोरियम और कैडमियम निकाल लेगा तो पृथ्वी अपने ऊष्मा को कैसे रेडिएट करेगी? और अगर पृथ्वी अपने ऊष्मा को नहीं रेडिएट कर पाई, इसका मतलब है पृथ्वी का आने वाले समय में प्रलय आना तय है। ठीक है, कंफर्म है कि पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगी। उसके अंदर जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसको तो आदमी यूटिलाइज कर ले रहा है अपने काम में। ठीक है, तो फिर पृथ्वी अपने ऊष्मा को कैसे रेडिएट करे, नहीं कर पाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं फिर क्या होता है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए मैंने एक फिगर ड्रा किया यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी का हॉट स्पॉट पॉइंट है। हॉट स्पॉट दोस्तों क्या होता है, हॉट स्पॉट माने वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी का जो ऊष्मा है वो सबसे ज़्यादा हो, जो हीट था वो ज़्यादा हो, यानी वह स्थान पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ दबाव बहुत ज़्यादा हो तथा रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति में मुक्त होने वाली ऊर्जा का तापमान अधिक हो, यानी जहाँ टेम्परेचर क्या हो, कुल मिला जुला के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। ये देखिए, ठीक है, आपको ये देखिए, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो हॉट स्पॉट वही जगह होती है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ दबाव ज़्यादा होता है, वहीं पे रेडियो सक्रिय पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, और जब ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ से जो ऊर्जा जनरेट होती है तो वहाँ से एक तरंग निकलती है, जिन तरंगों को दोस्तों बोलते हैं संवहन तरंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों, संवहन तरंगे। यही संवहन तरंगे आके पृथ्वी की इन प्लेटों से टकराती हैं नीचे तो भूकंप का रूप लेती हैं। ठीक है, नहीं भी भूकंप लेती तो हल्के से टकरा के और जगह नहीं मिलने के कारण ये प्लेटें ये तरंगे मुड़ जाती हैं। ठीक है ना, और जब मुड़ती हैं तो वे इनको प्रभावित करती हैं और इनको आगे जाने को प्रेरित करती हैं। इधर वाली इधर को प्रेरित करेगी, इधर वाली इधर को प्रेरित करेगी। ठीक है, तो इसी कारण प्लेटों का संचरण होता है, मतलब प्लेटों में गति आती है। ठीक है, यानी बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जो प्लेटें हैं वो किस कारण गति करती है, तो आप बताएंगे दोस्तों संवहन तरंगों के कारण गति करती हैं। ठीक है ना, और यही तरंगे क्या करती हैं, ये हॉट स्पॉट से निकलती हैं, पृथ्वी के तप्त स्थल से निकलती हैं। ठीक है, और वही तरंगे इनको पृथ्वी की गति के लिए, प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या था दोस्तों, कुछ नहीं था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में केवल विल्सन जी ने ही बताया कि प्लेटें बड़ी या छोटी होती हैं। नासा ने कहा 8 बड़ी प्लेटें 23 छोटी प्लेटें होती हैं। विल्सन जी ने कहा प्लेटें गति करती हैं। ठीक है, कैसे गति करती हैं, तो अभिसारी, अपसारी और समानांतर गति। अभिसारी गतियों में हम लोग आपने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है ना, अभिसारी गतियों में पढ़ा हम लोगों ने कि 2 प्लेटों की आवश्यकता होती है, भारी हल्की होती हैं, और यहाँ प्लेटें जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो भारी वाली नीचे चली जाती है। ठीक है, जिसके कारण वो गर्म होकर वहाँ पे फिर क्या करता है, मैग्मा बनता है और फिर ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं। वलित पर्वत का निर्माण भी होता है, प्लेटों का विनाश भी होता है, ज्वालामुखी भूकंप भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ा ज्वालामुखी पर्वत के बारे में, तो जो सबसे राख का जो पर्वत होता है वो सिंडर शंकु होता है, जो मिश्रित वाला होता है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ निकलता है, राख, खनिज, कंकड़, पत्थर, लोहा भी है। ठीक है ना, लावा वगैरह। स्ट्राम्बोली, माउंट एटना इसको उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पारिपोषित, पाइप फटने का पारिपोषित वाला बनता था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपसारी गति को लेकर के। ठीक है, तो अपसारी गति में प्लेटें अपने आप दूर हो जाती, इसके वजह से ज्वालामुखी गुंबद या पठार बनता था। ठीक है, तो नई प्लेटों का निर्माण हो रहा था। प्लेटों का विनाश नहीं होगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ज्वालामुखी क्रिया होगी लेकिन शांत होगी, भूकंप आएंगे, गुंबद, ज्वालामुखी गुंबद, ज्वालामुखी पठार भी बनेंगे। आगे हम लोगों ने पढ़ा समानांतर गति को। ठीक है, समानांतर गति हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेटों का संरक्षण करती हैं एक दूसरे, और भूकंपी घटनाएं ज़्यादा होती हैं और ज्वालामुखी पर्वत निर्माण अनुपस्थित रहेंगे वहाँ पे।
ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पृथ्वी गति क्यों करती है, तो हमने बताया कि पृथ्वी का गर्भ गर्म है क्योंकि दबाव बढ़ रहा है, घर्षण बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट बढ़ रहा है। यही जहाँ हीट बढ़ता है वहीं पे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो उष्मा को रेडिएट करते हैं, ये हॉट स्पॉट कहलाता है। और उन्हीं से जो तरंग निकलती है उसे संवहन तरंगे कहती है। यही संवहन तरंगे पृथ्वी के प्लेटों को गति करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और प्लीज़ दोस्तों आपका सहयोग अपेक्षित है, प्लीज़ हमारा सहयोग करिए ताकि हम और अच्छी वीडियो बना सकें और आपको और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा सकें, बेहतर ढंग से आपको पढ़ा सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना कीमती समय में दिया।